गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं बेटा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डील करेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। मीन्स कितना एनर्जी स्टोर्ड करता है एक कंडक्टर और या उसका सेल्फ एनर्जी क्या होता है। ये जैसे सेल्फ एनर्जी आया बेटा, आपको एक बात याद आया होगा कि सर सेल्फ एनर्जी कहीं आप और पढ़ाए थे। याद है बेटा सेल्फ एनर्जी कहाँ पढ़ाए थे? यस सर, सेल्फ एनर्जी हमको पता है कि हॉलो कंडक्टर के लिए सेल्फ एनर्जी कितना होता है बेटा 0.5 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और इसके लिए हॉलो के लिए ये, और सॉलिड के लिए कितना होता था बेटा 0.6 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, बट सेल्फ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था याद है? इनफाइनाइट से चार्ज पार्टिकल लाने में और कंडक्टर तक या किसी भी हॉलो कंडक्टर तक कितना आपको एनर्जी लगता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होता था बेटा, उसी को क्या बोलते थे याद है ना? हम लोग क्या उसको बोलते थे बेटा सेल्फ एनर्जी। मीन्स कितना वो एनर्जी स्टोर्ड किया इनफाइनाइट से लेकर के उस प्लेस पर लाने में, उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग सेल्फ एनर्जी। अब इसी तरीका का आपके पास बेटा एक कंडक्टर है, ठीक है सर, एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर अब शुरू में बेटा जीरो चार्ज था, कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे करके यहां से चार्ज स्टोर्ड होना शुरू हो गया। मतलब जीरो, क्यू डैश, क्यू डबल डैश, क्यू ट्रिपल डैश करते 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 यहां पे कहां तक इसको चार्ज कर देना है बेटा, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। मतलब मैक्सिमम चार्ज कहां पे आ जाएगा बेटा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। इसके सरफेस पे आ गया। कौन सा चार्ज आ गया है सर? कैपिटल क्यू चार्ज इस पे आ गया है बेटा। लेकिन ध्यान रहे ये कैपिटल क्यू डायरेक्टली नहीं आया होगा, सबसे पहले एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को लेके आए होंगे। उसमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा बेटा? जीरो वर्क डन करना पड़ा होगा। क्यों सर? क्योंकि जब पहला चार्ज पार्टिकल लेके आइएगा ना उसमें अट्रैक्शन होगा ना उसमें कोई रिपल्सन होगा। फिर जब सेकंड लेकर के आएंगे तो वहां पर से रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा और उसको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेकर के आने में एक वर्क डन करना पड़ा होगा। वही एनर्जी को बोलते हैं बेटा सेल्फ एनर्जी, या हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी टू बी स्टोर्ड ऑन द कंडक्टर। क्लियर हो गया सर कि इसको जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक हम लोग चार्ज स्टोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उसी दौरान जीरो से लेकर के कैपिटल वी पोटेंशियल भी इसके पास आ जाएगा। जैसे जैसे चार्ज आते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी आते जाएगा। चलिए सर ठीक है, आगे देखो बेटा। अब ये सारा प्रोसेस आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि चेंज इन पोटेंशियल, या चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है सर। तो सर देखते हैं कितना होता है यहाँ पे बेटा। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे इस पे चार्ज कितना आ चुका है? क्यू, क्यू चार्ज आ चुका है बेटा। अब क्यू के बाद क्या आएगा बेटा? इसमें डी क्यू आएगा। क्यू के बाद क्या आएगा? डी क्यू, फिर डी क्यू, फिर डी क्यू, फिर डी क्यू, करते करते जीरो से लेकर के क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल क्यू तक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल क्यू तक हो जाएगा। तो जब कैपिटल क्यू यहाँ पे हो जाएगा तब क्या करेंगे बेटा? देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे कैपिटल क्यू हो गया उस समय पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? C। जब उस समय पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q चार्ज डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस V हो गया। तो dW बराबर क्या हो जाएगा सर? सर dW बराबर हो जाएगा V इंटू डी क्यू। ये ऑलरेडी सेल्फ एनर्जी का आप जाकर डेरिवेशन देखिएगा, ऑलरेडी सेम डेरिवेशन है। वहां पे बस V को क्या रखते थे बेटा? वहां पे V को रखते थे KQ बाई R रखते थे। तब तो के क्यू डी क्यू, और क्यू डी क्यू से क्या हो जाता था बेटा? क्यू स्क्वायर बाई 2, तो आ जाता था कितना? 0.5 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अभी हम लोग क्या काम करेंगे बेटा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। लेकिन यहाँ पे वी का फॉर्मूला क्या लगा देंगे? कैपेसिटेंस वाला, मतलब स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई सी इंटू क्या हो जाएगा बेटा? डी क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर हो गया? डी डब्ल्यू के बराबर। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करिए तो टोटल वर्क डन बराबर 1/c इंटीग्रेशन ऑफ की डी क्यू। और ये क्यू को कहाँ तक ले जाएंगे सर? शुरू में जीरो था और बाद में क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल क्यू। तो क्या हो जाएगा? क्यू डी क्यू का क्यू स्क्वायर 1/c क्या हो जाएगा बेटा? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट जब पुट करोगे जीरो से क्यू तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2c। मीन्स एक फॉर्मूला आपका चकमकाता इक्वेशन आ गया बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर एक्सटर्नल वर्क डन, वही एक्सटर्नल वर्क डन ही है, इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। कोई दिक्कत नहीं है। Q बराबर आपको भी पता है सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। एक दूसरा इक्वेशन आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, देख लीजिए बेटा सामने है। Q स्क्वायर बराबर क्या कर दिया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, सी से सी कटा क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। और एक इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, इसको लिखा जा सकता है हाफ इंटू सी वी इंटू वी, और सी वी को क्या लिख देंगे बेटा Q, मतलब एक और फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू क्यू इंटू वी। कोई एक और फॉर्मूला आया नहीं है, उसी को हम लोग Q इज इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पे बस ऑपरेट करते जा रहे हैं। आई थिंक डेरिवेशन बहुत इजी था, सेल्फ एनर्जी में भी करवाए थे। सेल्फ एनर्जी में V के जगह पे क्या पुट किया दिए थे, बस के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और यहां क्या कर दिए Q डिवाइडेड बाई C। अच्छा, क्लासरूम प्रोग्राम में एक बच्चा क्वेश्चन पूछा मेरे से कि सर 0 से Q होगा, कभी बीच में स्मॉल q, कभी Q डैश, उसी तरीके से स्मॉल v, v डैश, v डबल डैश, लेकिन क्या सर C हमेशा C ही रहेगा, क्या C को स्मॉल c या C डैश नहीं लीजिएगा, क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सोच करके। क्या C कभी चेंज हो रहा बेटा, C कभी चेंज हुआ नहीं, क्यों सर C चेंज नहीं हो रहा। एक बार जब चार्ज यहां पे ला करके रखे तो उस समय चार्जिंग स्टोरिंग कुछ और था, हो सकता है चार्ज बाद में, लेकिन सर यहां पे C आपने चेंज नहीं किया। सुनना बेटा, आप एक बकेट खरीद करके लेके आओ, बकेट 20 लीटर का है, आप उसमें 1 लीटर पानी भरो या 5 लीटर पानी भरो या 20 का 20 लीटर पानी भरो, क्या बाल्टी के कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। आपका पानी को रखना, क्या बाल्टी के कैपेसिटी पे कोई बातें डिपेंड कर रही है। बाल्टी का कैपेसिटी तो वही है 20 लीटर, अलग बात है आप उसमें 1 लीटर रखो, 10 लीटर रखो, 15 लीटर रखो, क्या बाल्टी का कैपेसिटी आप पे डिपेंड कर रहा है। नहीं सर, बाल्टी का कैपेसिटी तो 20 लीटर का ही है। वो मेरा अलग बात है कि हम उसमें 1 लीटर डालें, 5 लीटर रखें या 10 लीटर का स्टोरेज करें। आई थिंक मेरे ये क्वेश्चन से जवाब आपको मिल चुका होगा कि सर C कभी चेंज नहीं करने वाला है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हटाए आराम से। चलिए सर देखिए, तीनों फार्मूला एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, ये तीनों का फार्मूला लिख लेते हैं। आप लोग को कॉपी में नोट हुआ होगा तो आपको पता चल ही गया होगा क्या था फार्मूला, बताओ बेटा। पहला फार्मूला क्या था सर, सबसे पहले जो फार्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का, वो आया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, इसी के बराबर आ गया सर हाफ सी वी स्क्वायर, और इसी के बराबर आ गया हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ये तीनों फार्मूला सर एक है, ये तीनों फार्मूला एक है। यही है बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड या सेल्फ एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये कंडक्टर ने इतना एनर्जी का स्टोर किया। अब थोड़ा बैटरी के बारे में सोचना, तो बेटा अगर बैटरी के बारे में सोचो तो कैपिटल क्यू, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा सर, वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू कैपिटल वी, तो कैपिटल क्यू किया ही, और पोटेंशियल इसका कितना हो गया वी, इसका पोटेंशियल था वी, तो अप टू वी तक तो ये चार्ज करेगा ही करेगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दे। मींस वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया बेटा, Q इंटू वी। बैटरी ने काम किया Q इंटू वी, और आपके कंडक्टर ने कितना स्टोर किया है देख ले बेटा, हाफ इंटू Q इंटू वी। मतलब स्टोर्ड किया, आपका स्टोर्ड हुआ हाफ Q इंटू वी, मतलब 50% ऑफ QV का 50%, और सप्लाई कितना हुआ था, और सप्लाई बैटरी ने कितना किया सर 100% ऑफ QV, मतलब टोटल QV किया था। बैटरी ने सप्लाई किया QV, आपने स्टोर किया हाफ QV, तो कितना लॉस हो गया, ये लॉस हो गया सर QV बाई 2, मीन्स 50% ऑफ QV क्या हो जाता है बेटा, लॉस्ट। और ये लॉस्ट किस फॉर्म में होता है बेटा, ये लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आई थिंक यही दो बात बताना था कि हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी टू बी स्टोर्ड बाय अ कंडक्टर, हाफ QV, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी QV, इट मीन्स दैट 50% ऑफ QV क्या हो गया बेटा, लॉस्ट हो गया। और ये लॉस्ट किस फॉर्म में हुआ होगा बेटा, हिट के फॉर्म में लॉस्ट हो गया। आई थिंक सारी बातें खत्म कर दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड हो गया, Q स्क्वायर बाई 2c, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। बैटरी ने वर्क डन किया QV और 50% लॉस हो गया। और इस फार्मूला के साथ एक अच्छी बात क्या है, आपने जो फार्मूला डिराइव किया है सर, वो किसी Q पे
और किसी V पे आकर के किए हैं। दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द शेप। किसी भी शेप का लेकर के आओ, बैटरी के साथ अटैच कर दो, एट एनी टाइम में Q, पोटेंशियल V, और आराम से वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। इट मींस दैट दिस फार्मूला इज वैलिड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, दिस फार्मूला इज वैलिड, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ शेप्स, जितना भी शेप हो सकता है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, या हर तरह का शेप के लिए ये पॉसिबल है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हटाए बेटा इस टॉपिक को, चलिए हटाते इस टॉपिक को। तो हमेशा याद रहेगा, इसका फार्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होगा, काफ़ी यूज होगा, हर जगह यूज होगा, इसलिए याद रखिएगा बेटा। क्या क्या था? क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, और क्या था बेटा? हाफ इंटू क्यू इंटू वी। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सर यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आप क्या पढ़ाइएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में देखो बेटा, बिफोर, पहले देखिए बेटा, बिफोर सबसे पहले क्या था, ध्यान से देखिए, R1, उसके बाद C1, उसके बाद स्मॉल q1, उसके बाद V1, उसके बाद U1। ये क्या था बेटा? बिफोर था। यहाँ पे क्या था? ये बिफोर था दो कंडक्टर के बीच में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? R2, C2, Q2, V2, U2। ये स्टार्टिंग में दो कैपेसिटर था। यहाँ तो कुछ फार्मूला लिख ही सकते हैं बेटा। Q2 बराबर क्या लिख दे बेटा? C2 इंटू V2। Q1 बराबर क्या लिख दे बेटा? C1 इंटू V1। U1 बराबर क्या लिख दे सर? Q1 स्क्वायर बाई 2C1, या हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर, और U2 बराबर क्या लिख दे बेटा? हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। आई थिंक ये तो फार्मूला एकदम जनरल है, ये फार्मूला तो हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब चलिए, ये बिफोर था बेटा। अब आफ्टर में क्या होगा? आफ्टर में क्या काम किए बेटा? आफ्टर में कोई काम नहीं किए, बस दोनों तार को आपस में कनेक्ट कर दिए, दोनों तार को आपस में कनेक्ट कर दिए इस तरीके से। और पहले क्या था बेटा? दोनों आपस में डिसकनेक्ट था, अब यही वाला को क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। तो रेडियस R1, R2, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस Q2, लेकिन चार्ज सर ये बदल जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, और अब ये क्या हो जाएगा? Q2 डैश। याद है ना बेटा, एक शेयरिंग ऑफ चार्ज आपको एक नया टॉपिक ही पढ़ाए थे वहां पे, तो यही तो शेयरिंग हो रहा, तार के साथ कनेक्ट कर दिया। अब पोटेंशियल बेटा, जब वायर के साथ कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम पोटेंशियल। क्या हो जाएगा बेटा? सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल हो जाएगा। और U1 यहाँ पे U1 रहेगा और U2 रहेगा। अलग बात है, U2 का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू C1 इंटू वी स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया। Q1 डैश बराबर हो जाएगा सर C1V, और Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 इंटू वी। सारी बातें क्लियर कर दिए बेटा। पहले डिस्कनेक्ट था, अब दोनों को कनेक्ट कर दिए, कॉमन पोटेंशियल मिल गया, और इसलिए आपका चार्ज भी चेंज हो गया बेटा। चार्ज चेंज हो जाता है, वो डिपेंड करेगा R1 और R2 के रेडियस पे। सर कुछ भी होगा, कुछ भी हुआ बेटा, अगर आपके साथ कुछ भी हुआ, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड होगा। सर याद है, चार्ज कंजर्वेशन अगर वैलिड होगा तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 बराबर क्या हो गया बेटा? C1V1। Q2 बराबर क्या हो गया? C2V2। Q1 डैश बराबर क्या हो गया? C1V। Q2 डैश बराबर क्या हो गया? C2V। इसलिए V बराबर हो गया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आई थिंक क्लियर हो गया। और इसी का नाम है बेटा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, इसी का नाम है बेटा कॉमन पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया ना कैसे किए। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। या ये भी लिख सकते थे V बराबर Q1 डैश डिवाइडेड बाई C1, ये भी लिख सकते थे Q2 डैश डिवाइडेड बाई C2। लेकिन इस फार्मूला का फ्रीक्वेंटली यूज होगा कॉमन पोटेंशियल का। जब भी दो कंडक्टर को आपस में तार के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसका एक कॉमन पोटेंशियल हो जाता है, जिसका वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस
C2। ये फार्मूला हो गया बेटा कॉमन पोटेंशियल का, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला सर आप लोग जान गए, कॉमन पोटेंशियल का यही फार्मूला हुआ बेटा, ठीक है। अब आगे देखिए जिसका एक कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन क्या है बेटा, सुनोगे ध्यान से। कैलकुलेशन क्या है बेटा, चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात करिए। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी मान लेते हैं बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाल रहे हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि एनर्जी का लॉस होता है जब भी तार कनेक्ट कर देंगे, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा आपका, हमेशा देखना बेटा निगेटिव में आएगा ये क्वांटिटी। चलिए ना देखते हैं यू फाइनल क्या हो गया, सब कुछ लिखे हुए बेटा आपके सामने, हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 इंटू वी स्क्वायर। ये तो हो गया बेटा यू फाइनल, और यू इनिशियल क्या हो गया बेटा, हाफ, देखिए बेटा सामने है C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। एक्चुअली ये माइनस नहीं है, ऐसे प्लस होगा, जब आप माइनस कर दीजिएगा तो क्लियर हो गया। मीन्स सर यू फाइनल आपका ये हो गया बेटा, फाइनल क्या हो गया, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। इनिशियल क्या हो गया, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया आपका इनिशियल। अब चेंज इन एनर्जी क्या बोलेंगे बेटा, चेंज इन एनर्जी हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब बेटा इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा हमको, अब स्पेस का जरूरत पड़ेगा बेटा। देखो ये हाफ, देखो बेटा हाफ, ये हाफ कॉमन कर लो, यहां पे देखिए बेटा वी स्क्वायर C1 प्लस C2, देखिए आपके सामने कर रहे हैं C1 प्लस C2, ये वी स्क्वायर कॉमन कर लो, और वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, याद है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2, यही हो जाता है कॉमन पोटेंशियल। और ये V स्क्वायर है बेटा, मतलब ऊपर में भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हाफ तो कॉमन ही कर लिए है, C1 V1 स्क्वायर, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, C2 V2 स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अब ये सब फिगर को हटाते हैं बेटा, ताकि आपके सामने हम इसको प्रूफ कर पाए। यही है फार्मूला, पता हो गया बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टॉपिक का नाम है, और हम लोग निकाल क्या रहे हैं बेटा, चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं। चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं, आपके सामने है, देख लीजिए। चले देखिए बेटा चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल, और यहाँ पे निकाले हुए बेटा 1/2। देखिए ध्यान से, एक C1 प्लस C2 से इसे चला जाएगा, मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटू V1 स्क्वायर माइनस C2 इंटू V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हाफ 1/2। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले स्क्वायर कर लो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब देख बेटा C1 प्लस C2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और जब C2 मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जब C1 C2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो C1 और C2 C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, और C2 और C2 माइनस C2 इंटू C2 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे V2 का होल स्क्वायर, और सबके डिवाइडेड में आ जाएगा बेटा C1 प्लस C2। एक बार खुद से करके देखना, बार बार रिपीट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक बार करके देखोगे हो जाएगा। C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखो तो बेटा अगर आप माइनस कॉमन कर लो, देखो ध्यान से, अब यहां से क्या कॉमन कर लेंगे, C1 C2, और माइनस के साथ कॉमन कर रहे हैं बेटा, माइनस C1 C2 डिवाइडेड बाई ये 2, और नीचे क्या पड़ा हुआ था बेटा C1 प्लस C2, तो अंदर में क्या बचेगा, C1 C2 कॉमन कर लिए हैं माइनस के साथ, मतलब V1 स्क्वायर, C1 C2 कॉमन कर लिए हैं माइनस के साथ, मतलब प्लस V2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस कॉमन कर लिए हैं और यहाँ प्लस है, मतलब यहाँ माइनस आएगा 2V1 V2, 2V1 इंटू V2 आ गया बेटा रिजल्ट। और ये हो गया माइनस C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का
होल स्क्वायर। यही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। और चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और आपको पहले भी समझा चुके थे कि ये वैल्यू क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल कम हो जाएगा और इनिशियल ज्यादा रहेगा। तो देखो तो माइनस आ गया कि नहीं, और माइनस, और ये सारा क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। कैसे? C1 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, C1 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव, और ये इसका होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। मींस ये सारा क्वांटिटी पॉजिटिव, तो आगे जो निगेटिव लगा होगा वो एज इट इज निगेटिव होगा। ये निगेटिव शो कर रहा कि यू इनिशियल ग्रेटर देन यू फाइनल, मींस ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। और कभी भी लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पूछेगा, डायरेक्टली क्या कर देना बेटा, C1 C2 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। माइनस हटा दिए, क्यों? क्योंकि पहले से बोल दिया कि लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लीजिए। मींस यहां पे दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहला कॉमन पोटेंशियल का C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और सेकंड फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, ये वाला लॉस ऑफ एनर्जी, C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? यही था आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आई थिंक ये भी सर क्लियर हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी आपका क्लियर हो गया। एक सवाल करेंगे बेटा, इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिए ध्यान से। A एंड B आर टू कंडक्टर्स। एक कंडक्टर है A, दूसरा कंडक्टर है बेटा B। when they are joined by a conducting wire, दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। ठीक है, जब भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, मेरा एक ही दिमाग में आ गया कि पोटेंशियल हमेशा सेम हो जाएगा, मतलब कि जोड़ने के बाद। फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन ए एंड बी। फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन ए एंड बी, इसका फिगर गिवन था बेटा, हम फिगर शायद नहीं बनाए हैं। एक मिनट, फिगर आपको हम दे लेते हैं बेटा। 6 माइक्रो, यही फिगर है बेटा, देखिए ध्यान से फिगर क्या है। ये फिगर है बेटा 6 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो फैराड, और यहां पे है 3 माइक्रो कूलम और 6 माइक्रो फैराड। अब क्वेश्चन पढ़िए। ए एंड बी आर टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स है। व्हेन दे आर ज्वाइंट बाय अ कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिया गया। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी। फाइनल चार्ज मतलब Q1 डैश और Q2 डैश क्या होगा। फाइंड हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग शेयरिंग, मतलब डेल्टा U का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फाइंड कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग, पता है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड मतलब सॉरी 3rd नंबर पे ये क्वेश्चन है, फाइंड कॉमन पोटेंशियल। लेकिन आई थिंक ये सबसे पहले हम निकल जाएंगे बहुत आराम से कि V बराबर क्या हो जाएगा सर, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, या स्टार्टिंग का Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सर Q1 दिया है स्टार्टिंग का, ये सर यही तो है Q1, और ये क्या है बेटा Q2। तो स्टार्टिंग का 6 और 3 कितना हो गया बेटा, 9 माइक्रो कूलम, और C1 प्लस C2 3 माइक्रो फैराड और 6 माइक्रो फैराड, मतलब 9 माइक्रो फैराड। ये माइक्रो माइक्रो कट के सब कट के क्या हो जाएगा बेटा 1 वोल्ट। मतलब कॉमन पोटेंशियल आ गया बेटा, इसका भी 1 वोल्ट और इसका भी 1 वोल्ट आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा सर, सर Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, अभी बता रहे हैं सर। Q1 डैश बराबर हो जाएगा क्या बेटा, C1 इंटू फाइनल पोटेंशियल, और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू फाइनल पोटेंशियल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। C1 क्या हो गया बेटा, यहाँ पे C1 हो गया सर 3 माइक्रो फैराड, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और वोल्टेज कितना लेंगे बेटा 1, मतलब ये भी कितना हो गया सर 3 माइक्रो कूलम, और Q2 डैश C2 मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1, मतलब ये हो गया 6 माइक्रो कूलम। आई थिंक समझ में आ गया। देखो बेटा Q1 डैश और Q2 डैश, अब मत बोलना कि सर पहले 6 था अब हो गया 3, और यहां पहले 3 था अब हो गया 6, मतलब आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लिए बेटा। आप कॉमन पोटेंशियल यहां पे निकाल चुके हो। कॉमन पोटेंशियल कितना निकला है बेटा 1 वोल्ट, और यहां पे भी क्या निकला है 1 वोल्ट।
कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन पोटेंशियल तो वही आ जाएगा। Q1 डैश कैसे निकाल दिए सर, C1 इंटू स्टार्टिंग वाला Q1 Q2 और बाद वाला Q1 डैश और Q2 डैश, तो C1 इंटू वी, C1 रख दिए, V रख दिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दो सवाल निकाल दिए, एक तो कॉमन पोटेंशियल जिसका आंसर आया 1 वोल्ट, और फाइनल चार्ज ऑन ए, फाइनल चार्ज ऑन ए पे आ गया 3 माइक्रो कूलम एंड 6 माइक्रो कूलम, ये आ गया। अब पूछ रहा बेटा फाइंड हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग शेयरिंग। अब अगर हीट प्रोड्यूस अगर आपसे पूछ रहा बेटा, तो क्या आप लोग फिर से पूरा कैलकुलेशन करोगे या डायरेक्टली फार्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा? सर फिर से अगर फार्मूला पुट करोगे तो काफी वक्त लग जाएगा बेटा, आपको डायरेक्टली फार्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। फार्मूला क्या था सर? सर C1 C2 डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो सर सबसे पहले V1 देख लेते हैं, स्टार्टिंग का V1 कितना हो जाएगा सर? V1 बराबर हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई C1। तो Q1 कितना हो गया सर? 6 डिवाइडेड बाई 3, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा बेटा, मतलब ये हो गया 2 वोल्ट, और यहाँ का V2 हो जाएगा Q मतलब 3/6, माइक्रो माइक्रो सब कट के 1/2। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, C1 C2 मतलब C कितना है बेटा? 3 माइक्रो, अभी हमको नहीं पता है बेटा, 3 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो डिवाइडेड बाई 2, C1 प्लस C2 मतलब 9 माइक्रो, V1 मतलब 2 और V2 मतलब -1/2 का होल स्क्वायर। अभी भी माइक्रो माइक्रो कट के बेटा अभी भी आंसर आपका माइक्रो जूल में आएगा। देखे ना कितना जरूरी था कैलकुलेशन में माइक्रो रखना, यहाँ भी माइक्रो यहाँ भी माइक्रो, और नीचे सिर्फ 1 माइक्रो हुआ तो 1 माइक्रो से 1 माइक्रो कटा। अब देखो बेटा 2 से 6 कटा 3 मतलब कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 मतलब 3/2, अरे 2 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा 1.5, 3/2 का होल स्क्वायर करो मतलब 9 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 9 9 81, 80/1/4 माइक्रो जूल। यही आपका आंसर हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 4 माइक्रो जूल के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको और काटना 3 3 9, एक मिनट बेटा, यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे क्या हो गया अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 9 भी तो एक छूट रहा है ना बेटा, यहाँ पे 9 भी तो एक छूट रहा है ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखो ना ये 2 से ये 6 कटा तो 3 बार में, तो 3 3 9, तो यहीं से 9 खत्म कर दो ना, यही तो मैटर खत्म हो गया। 6 3 18, 9 2 18, तो क्यों इतना ज़्यादा हम हेडेक ले सर? यहाँ माइक्रो जूल हो गया और ये क्या हो गया 3/2 मतलब कितना आंसर हो गया 9/4 माइक्रो जूल। कैलकुलेशन देख लोगे बेटा, 9/4 माइक्रो जूल आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, एक बार आप लोग भी बेटा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन आप लोग भी कर लोगे बेटा इसको। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, क्या नेक्स्ट टॉपिक? ये एक ही क्वेश्चन काफ़ी था, अब कुछ भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। मिक्स कैपेसिटर वगैरह में कभी भी हीट प्रोड्यूस अगर पूछता है या एनर्जी लॉस पूछता है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग का V1 और बाद का V2 बस आपको पता है, मतलब स्टार्टिंग का V1 V2 अगर पता लग जाए, C1 C2 तो ऑटोमेटिकली दिया रहेगा, वहाँ कोई हेडेक नहीं लेना है। चलिए एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चा मेरे से कि सर कैपेसिटर में आप क्या करते हैं? हम बोले बेटा कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और एक अच्छी बात है कि रिलीज भी करते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो सर बोलता है कि सर यही काम क्या कंडक्टर से पॉसिबल नहीं है? कंडक्टर एक है और कंडक्टर के ऊपर चार्ज देते जाइए देते जाइए देते जाइए देते जाइए देते जाइए, फिर वायर का कनेक्शन कर दीजिए, जब चाहे तो कंडक्टर से लीजिए और जब चाहिए कंडक्टर पे दीजिए। कंडक्टर भी तो यही काम करेगा ना सर, आप जितना चार्ज देते जाओगे वो स्टोर करते जाएगा। तो ये काम कंडक्टर से क्या नहीं हो सकता है, कैपेसिटर ही क्यों जरूरी है? तो उसका एक आंसर बड़ा अच्छा है बेटा, वाई लिमिटेड स्टोर चार्ज ऑन ए कंडक्टर। अब ये सब फिगर आपको एकदम पता होना चाहिए बेटा कि जहां पे भी शार्प कॉर्नर होगा वहां ढेर सारा चार्ज होगा, जहां इस टाइप का कर्व शेष वगैरह हुआ मतलब फ्लैट सरफेस में चार्ज मिनिमम होगा, लेकिन कर्व शार्प कॉर्नर कहीं भी बन जाएगा, खूब भर भर के चार्ज मिलेगा। ये तो अब कब का पढ़ा चुके हैं कूलम्स लॉ से पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि चार्ज ऑलवेज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट्स।
हमेशा शार्प पॉइंट से लीक करता है। क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है। सर ये सारी बातें समझ में आ गई, क्यों यहाँ पे इतना चार्ज बना है, यहाँ कम बना है, यहाँ ज़्यादा बना है। सर ये सब बातें समझ में आ गई। अगर कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो बेटा हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा? कि एक तो चार्ज है और ऊपर से आप चार्ज पे चार्ज देते जा रहे हो। अगर जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्यों बेटा? चार्ज आएगा तो अपने साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेकर के आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये सारी बातें पता है। अब देखो बेटा क्या है कि ये जो कंडक्टर है इसके आसपास है एयर, एयर आसपास है। एयर क्या होता है बेटा? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर अभी एक ही बात है, पहले भी बता दिए थे। या तो आप डाइलेक्ट्रिक बोलिए या तो आप इंसुलेटर बोलिए। अब सोच करके देखो बेटा कि एक कंडक्टर है और आप उस पर चार्ज पे चार्ज दे रहे हैं, चार्ज पे चार्ज दे रहे हैं। चार्ज तो आ रहा, लेकिन जैसे जैसे चार्ज आ रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलते जा रहा। ये सर आप ब्लू बना करके दिखा दिए कि आप चार्ज तो देते जा रहे हैं लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करते जा रहा है। इंक्रीज होने दो बेटा। अब सोचो एक एयर में जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल था वहां पे एक साथ पॉजिटिव और निगेटिव होगा, एक साथ पॉजिटिव निगेटिव होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ये देखो मॉलिक्यूल्स को बेटा, मेरा जहां जहां मार्कर चला रहा है ये मॉलिक्यूल्स को देखिए, ये मॉलिक्यूल्स को देखिए, दिख रहा है ना, ये मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और निगेटिव साथ साथ है। अब देख बेटा पॉजिटिव वाला पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और निगेटिव के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए तो यहां का भी फोर्स और यहां का भी फोर्स बढ़ते गया कि नहीं? समझ में आ रहा बेटा? मार्कर देख लो इस तरीका से मान लेते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, ये देखिए यहां पे इस तरीका से है बेटा। देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ये वाला हो गया पॉजिटिव निगेटिव। क्लियर बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए तो ब्लैक वाले पे इधर फोर्स लग रहा, ब्लू वाले पे इधर फोर्स लग रहा, और चार्ज बढ़ाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एकदम खींच के एकदम पूरा खींचा पड़ा है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि इसका मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा कि नहीं? मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा और पॉजिटिव भाग जाएगा इधर और निगेटिव भाग जाएगा इधर। हाँ सर बात तो सही बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव साथ में है बेटा। अब पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा है इधर, निगेटिव पे फोर्स लग रहा है इधर। एक लिमिट तक तो दोनों फोर्स बैलेंस होगा, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अब चार्ज बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा। ये कब तक बढ़ेगा सर? तब तक जब तक ये फोर्स आपस में टूट ना जाए। मिस इस फोर्स के चलते ये इधर चला जाए और इस फोर्स के चलते देखो बेटा ये टूट गया और पॉजिटिव वाला चला गया इधर और निगेटिव वाला आ गया बेटा आपका इस साइड में। अब बताओ क्या होगा बेटा? पॉजिटिव निगेटिव अगर ऐसे हो गया तो देखो तो बेटा यहां पे ये देखना, तो ये निगेटिव टूट गया और पॉजिटिव भी टूट गया कि नहीं? आगे बात समझ में देखो बेटा, यहां पे ब्रेक कर गया कि नहीं? अब ब्रेक कर जाएगा तो यहां वाला निगेटिव पार्टिकल आकर के इसका सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर देगा। और सबसे बड़ा बात है कि ये वाला मटेरियल जो पहले डाइलेक्ट्रिक के तरह बिहेव कर रहा था, हाथ देखिए बेटा, ये वाला मीडियम जो पहले डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग की तरह बिहेव कर रहा था, ये चार्ज पार्टिकल के टूटने के बाद यही वाला बिहेव करने लगा बेटा, किस तरह का? कंडक्टिंग बिहेव करने लगा। यही वाला वैल्यू होता है बेटा। पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ के सुनाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड रीचेज एट द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा, चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा, चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। एक समय इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू आ जाएगा जिस वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, या इसी को किलो और मिलीमीटर को तोड़ोगे तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर अगर आ जाता है तब वो ये वाला वैल्यू क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इसी को बोलते हैं बेटा ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ।
मतलब यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वैल्यू जिसके कारण पॉजिटिव निगेटिव आपस में टूट गया, इसी को बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और नाम से ही क्लियर है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। और इस वैल्यू के बाद जो एयर पहले इंसुलेटिंग की तरह बिहेव कर रहा था, अब बिहेव करेगा कंडक्टिंग की तरह। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव तो आपस में टूट गया और मजे से वो खेल रहा है, मजे से वो इधर उधर कर रहा है। अब देखो बेटा, when electric field reaches at the value of dielectric strength, then molecules of डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मटेरियल स्टार्ट्स टू ब्रेक कर जाएगा। अभी जस्ट बताया था दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक मीडियम मींस इंसुलेटिंग मीडियम स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। आई थिंक क्लियर हो गया कि इस वैल्यू के पहले तक एयर कहलाएगा इंसुलेटिंग, एयर कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक, लेकिन इस वैल्यू के बाद से एयर क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दो पार्ट में ब्रेक कर गए और उसके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव कर रहे हैं आराम से। और इसी तरीके से पोटेंशियल को भी डिफाइंड किया जाता है बेटा, पोटेंशियल एट विच इट इंसुलेटिंग सराउंडिंग स्टार्ट्स बिहेव लाइक अ कंडक्टर इज नोन एज ए ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसी को बोलते हैं बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड या ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेक डाउन वोल्टेज। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया, रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग रिकैप करके देख लेना बेटा। चलो एक दूसरा कंडीशन देखो, एक कैपेसिटर है बेटा, एक कंडक्टर है जो कि इस तरीके से फ्लैट टाइप का मतलब आराम से है, और एक में शार्प कॉर्नर है। तो पूछा जा रहा है किसमें ज्यादा कैपेसिटर आएगा। ये बोलना क्या चाह रहा है बेटा कि दो ऐसे करके सरफेस है, अब बताओ तो बेटा इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या किसका मतलब किसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर किया जा सकेगा? आंसर है इसको फ्लैट में ज्यादा करना पड़ेगा, कर्व में या शार्प कॉर्नर में ज्यादा नहीं हो पाएगा। सर ऐसा क्यों? फ्लैट में कैसे ज्यादा होगा? भाई अगर ये शार्प कॉर्नर या कर्व टाइप का होगा तो पहले से यहां पे भर भर के चार्ज होगा। अगर शार्प कॉर्नर वगैरह होगा, कर्व होगा, तो पहले से भर भर के चार्ज होगा, और आपका काम क्या है? कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा? उसके ऊपर चार्ज दो, उसके ऊपर चार्ज दो। तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज जाएगा? पहले से चार्ज है, और अगर सरफेस इस तरह से रहेगा, फ्लैट रहेगा, मतलब फ्लैट सरफेस रहेगा, वहां पे चार्ज देने का स्कोप है, और चार्ज दोगे तो आपका वहां पे कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सराउंडिंग मीडियम अगर स्टेबल में या वीक में किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा? अरे सराउंडिंग मीडियम अगर स्टेबल होगा, अगर मजबूत होगा, तो टूटने में बहुत देरी आएगा, मींस वहां पे ज्यादा एनर्जी स्टोर हो पाएगा कि नहीं, मतलब कैपेसिटेंस में। और अगर मटेरियल वीक होगा तो तुरंत टूट जाएगा, और तुरंत टूट जाएगा तो तुम किस पे जाके चार्ज दोगे? इट मींस दैट उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर मेटल सरफेस फ्लैट रहा तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लैट रहेगा तो चार्ज देने का स्कोप होगा, चार्ज दोगे तो कैपेसिटेंस आएगा। और अगर उसी तरीके से सराउंडिंग मीडियम अगर स्टेबल रह गया, अगर स्टेबल पहले से है, तो खूब भर भर के आराम से चार्ज दो, जल्दी मटेरियल टूटेगा ही नहीं, उसके मॉलिक्यूल्स जल्दी टूटेंगे ही नहीं। और अगर वीक रहेगा तो तुरंत मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा। आई थिंक आराम से दोनों क्वेश्चन का हम आंसर दे चुके हैं। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, देखिए तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखे हैं, हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर। स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, और रेडियस कितना है आपका? 1 मीटर में है, तो कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे सकते हैं? ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब कि ई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 3 × 10⁻⁶, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1 डिवाइडेड बाई K बराबर Q बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू आर स्क्वायर बाई K का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। K का मतलब मैक्सिमम का K का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹, मतलब Q का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1/3 × 10⁻³ मतलब 0.333 मिली कूलम। मतलब समझ में आ रहा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम
मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं? 0.333 मिली कूलम। अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देख करके लग रहा था 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर सर, मतलब 10⁵ तो लाख हो गया, 10⁻⁶ 10 लाख हो गया, मतलब सर 30 लाख वोल्ट पर मीटर। ये तो देखने में बहुत बड़ा डेटा लग रहा था, लेकिन देख तो बेटा कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं? 0.333 मिली कूलम। 1 मीटर का अगर रेडियस रहा तो, हाँ अगर 2 मीटर का रेडियस रहा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मीटर का रेडियस रहा तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि r² आ रहा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं? 0.33 मिली कूलम। इसके बाद आप स्टोर करना चाहोगे, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और वो फ्री टू मूव करना शुरू कर देंगे और वो बिहेव करने लगेंगे एज ए कंडक्टिंग मटेरियल। आई थिंक इस टॉपिक को बहुत ज्यादा हमने कोशिश किया क्लियर करने का। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले बेटा हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है। अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय राइज इन पोटेंशियल। तो एक ही ऑप्शन है बेटा, चार्ज को बढ़ा करके चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और साइज इंक्रीज करने से उसके ऊपर जाकर के चार्ज डिपॉजिट करेंगे। ये एक बेटर आइडिया नहीं है। तो मेरे पास एक ही आइडिया है बेटा कि हम पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल को किसी तरीका से कम कर दे। अगर पोटेंशियल मेरा कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा मेरा। अब आगे का एक ही मेरा फंडा होगा कि किस मेथड से पोटेंशियल को डिक्रीज किया जाए, और आगे एक और मेथड है, आप उसमें डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड कर दो। अगर डाइलेक्ट्रिक करोगे बेटा तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल राइज अगर तुम घटा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मींस आगे का ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर है सर कि हमको पोटेंशियल को किसी तरीके से मिनिमाइज करना है। चलो बेटा 3 तरह का कैपेसिटर होता है। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड वन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सर ऑलरेडी ऊपर लिख करके आप बता चुके हैं। देखो बेटा एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, तो चारों तरफ पॉजिटिव 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 रहेगा बेटा। अब आपको सब कुछ हम बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। अब इसके बगल में देखो बेटा ये पॉजिटिव 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 था, ये पॉजिटिव 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 था। अब अगर बगल में न्यूट्रल प्लेट लेकर के आ गए तो न्यूट्रल प्लेट में क्या होगा बेटा? -Q और +Q, तभी तो इसका Q बराबर क्या हो गया? 0। तो क्या होगा बेटा? इस सब कुछ पता है। जैसे निगेटिव इधर आएगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव उठ करके इधर आ जाएगा, इधर निगेटिव 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 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव 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 हो जाएगा, और इसको अर्थिंग कर देंगे तो ये सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। मींस चार्ज सारा का सारा कहाँ ट्रैप हो जाएगा? अंदर में पॉजिटिव निगेटिव। सर ये सारा कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं। और अगर डाइलेक्ट्रिक, अच्छा एक अब मान लेते हैं ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर तो इसी तरह का होगा बेटा। अब क्या काम करेंगे? एक न्यूट्रल स्फेरिकल कैपेसिटर ला दीजिए सर, न्यूट्रल कैपेसिटर ला देंगे। अब न्यूट्रल होगा तो सारा माइनस 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 इधर अंदर के तरफ बेटा। क्यों? चूंकि अट्रैक्शन के कारण, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? बाहर, चारों तरफ चला जाएगा, चारों तरफ आ जाएगा पॉजिटिव बाहर के तरफ। अब यहां पे क्या काम कर देंगे बेटा? अर्थिंग लगा देंगे, और जैसे अर्थिंग लगाएंगे ये सारा का सारा चार्ज यहां से क्या होगा बेटा? निगेटिव आकर के इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अंदर में देखो तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा बन गया? ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस तरीके से। तो दिख रहा है ना बेटा, अर्थिंग ला करके हम लोग क्या काम कर रहे हैं? पोटेंशियल को डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो यही इसका बेसिक ऑप्शन है कि हम पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे का फेसिंग सरफेस और आउटर पे जाकर के क्या कर देंगे बेटा? एक अर्थिंग लगा देंगे। इससे क्या होगा? बाहर वाला चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहीं पे सोचो ना, पहले पोटेंशियल क्या था इसका बेटा? सोच के देखो, ये R था सर, और मान लेते हैं यहां पे Q है। तो शुरू का
इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। लेकिन अब ये माइनस आने से फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं इसके बीच में लिखना है या मान लेते हैं यहीं पे लिखना है पोटेंशियल, तो देखिए तो सर इसके वजह से तो यही आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। लेकिन ये सर इसके वजह से अगर मान लेते हैं ये आर डैश है तो माइनस, चूंकि यहां पे माइनस क्यू है तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर डैश। देखो तो बेटा स्टार्टिंग का वोल्टेज क्या था, स्टार्टिंग का पोटेंशियल क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। लेकिन अर्थिंग का कॉन्सेप्ट लाने से, चार्ज डिस्ट्रॉय करने से, एक न्यूट्रल के कारण फाइनल देखो तो पोटेंशियल में कुछ ना कुछ कमी आ गया कि नहीं। तो यही तो मेरा फंडा था कि किसी तरीके से पोटेंशियल को डिक्रीज कर दे ताकि मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए। आई थिंक एकदम यहां से क्लियर हो गया होगा बेटा। इनिशियल यहां पे क्या था, के क्यू बाई आर, और जब निगेटिव वाला को लेकर के आ गए तो के क्यू बाई आर माइनस क्यू, चूंकि यहां माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर डैश। और कुछ ना कुछ बेटा अगर ये घटेगा, पहले से पोटेंशियल घट गया, अगर पोटेंशियल घट गया तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। यही मेथड था। आई थिंक यहां से सर और क्लैरिटी आ गया कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। एक और मेथड होता है बेटा, हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड कर देते हैं। यहां पे हम लोग ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, प्लस 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 प्लस, यहां माइनस माइनस माइनस, और बीच में क्या डाल देते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये ऑलरेडी आपको पता है, के बराबर सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी ऑफ एयर। तो सी ऑफ मीडियम बराबर क्या होता है बेटा, के ऑफ सी ऑफ एयर। याद है ना, आइसोलेटेड में क्या बताए थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एयर के लिए, लेकिन मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्या हो जाता था, के टाइम्स। वहीं से हो जाता था सी ऑफ मीडियम बराबर के टाइम्स ऑफ सी ऑफ एयर। आई थिंक क्लियर हो गया सर। और डायरेक्ट दो ही तरीका है बेटा, या तो पोटेंशियल डिक्रीज कर दो और दूसरा मेथड क्या है, आप उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दो। अगर तुम डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो भी वहां का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, वहां का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक डालने से फायदा भी है बेटा, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, और पहले ये पॉजिटिव निगेटिव के कारण कुछ चार्ज डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, और अब ये डाइलेक्ट्रिक आने से वो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है कि डाइलेक्ट्रिक के कारण कैपेसिटेंस तो बढ़ा ही बढ़ा सर, और जो चार्ज आपस में पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलकर के जो डिस्ट्रॉय हो रहा था, ये डाइलेक्ट्रिक लाने से बेटा ये पॉजिटिव ये निगेटिव अपने जगह पे रहा, इसका डिस्ट्रॉय भी कम हो गया। दो फायदा है बेटा। आई थिंक क्लियर हो गया ये इसका मटेरियल डाइलेक्ट्रिक लाने का फायदा। अब आगे सुनना बेटा, किसी भी कैपेसिटर में, इन कैपेसिटर ऑलवेज क्या होता है बेटा, एक प्लस क्यू लेंगे और दूसरा को क्या लेंगे, माइनस क्यू लेंगे। अगर कैपेसिटर बनाना है तो एक के ऊपर प्लस क्यू और दूसरा के ऊपर माइनस क्यू। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये दोनों एक दूसरे का फेसिंग सरफेस पे ही होने चाहिए, इसलिए नेट चार्ज किसी भी कैपेसिटर का क्या हो जाता है बेटा, जीरो। याद है एक बार डाइपोल, इससे पहले पढ़ा रहे थे, डाइपोल पे भी नेट फोर्स क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। नेट चार्ज क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। क्योंकि डाइपोल बनता ही था एक प्लस क्यू से एक माइनस क्यू से, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यहां पे भी बेटा एक प्लेट पे प्लस क्यू होगा और दूसरे पे माइनस क्यू होगा, तो आई थिंक नेट चार्ज क्या हो जाएगा इसका, जीरो। और एनी वन ऑफ द चार्ज, अच्छा सी बराबर क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। तो कौन सा क्यू लेते हैं सर, कोई सा भी क्यू ले लो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, यही तो होता है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो सी बराबर में कोई सा भी चार्ज आप ले लीजिए। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सी बढ़ाने का दो तरीका, पोटेंशियल घटा दीजिए, और स्फेरिकल में करके दिखाए ना, पोटेंशियल घट गया, क्योंकि पॉजिटिव के कारण कुछ और था और निगेटिव आने के कारण पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल डिक्रीज कैपेसिटेंस बढ़ गया। सेकंड, मटेरियल आप इंक्लूड कर दीजिए, मटेरियल मींस मीडियम, अपने आप कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए बेटा, बस इसका पिक्स दिखा रहा है, यहां से पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, यहां पे अर्थिंग हो गया। अब देखो बेटा, अंदर वाले पे चार्ज आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे क्या आ गया, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और बाहर में क्या आ गया बेटा, अर्थिंग। इसी तरीके से अंदर वाला पे देख लो बेटा, अंदर वाला पे क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाहर वाले पे क्या आ गया, सब निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और इसके आउटर पे क्या कर दिया, अर्थिंग। ये पिक्स था, मतलब ये फिगर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सब का सी निकालेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में।
धीरे धीरे करके सबका सी निकालेंगे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। 3 तरह का फिगर आपको बना दिए हैं, सिंपल से लेकर के सिंपल तक। यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा। अब ज़्यादा डिस्कस का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्स ले लिए और ये वाई ले लिए। यहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज आ गया, सारा अंदर चला गया, ये निगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव सारा का सारा अर्थिंग में चला गया। ऐसे भी प्लेट बना सकते हो, प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। ध्यान रखना बेटा कि ये वाले जोन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जहां पर इंड हो जाता है बेटा, इंड के आसपास आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है सर, नॉन यूनिफॉर्म है सर। इसी को बोलते हैं बेटा फ्रिंजिंग, इसी का नाम है बेटा फ्रिंजिंग। ये जो मुड़ जाता है ना, इसी को बोलते हैं बेटा, जो कॉर्नर में क्या होता है सर, फ्रिंजिंग एक्शन हो जाता है। मिस कॉर्नर पे कैसा फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है, बाकी बीच में कैसा होता है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड होता है। यहां पे भी देखो बेटा यूनिफॉर्म फील्ड, यहां पे भी यूनिफॉर्म फील्ड। देखो बेटा ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो पॉजिटिव चढ़ गया, ये निगेटिव से कनेक्ट है तो निगेटिव चढ़ गया। ये 2 पैरेलल प्लेट ऐसे बनाए हैं, ये 2 पैरेलल प्लेट है। मतलब हर तरह का व्यू आपको दिखा दिए, आइसोमेट्रिक व्यू, फ्रंट व्यू, सारा व्यू आपके सामने क्लियर है। यही 3 तरह का फिगर होते हैं। अब देखते जाओ बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सर देखिए इस प्लेट पे पॉजिटिव के कारण इधर होगा बेटा, पॉजिटिव के कारण इधर होगा और निगेटिव के अंदर में जाएगा। मिस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं बेटा, ध्यान से देखिए। ये पॉजिटिव के कारण बाहर और निगेटिव के कारण अंदर। और एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, अंदर के प्लेट पे कितना हो गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉमन सेंस से भी बता दो बेटा, एक्स का पोटेंशियल ज्यादा होगा या वाई का। सर एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता जाता है, मीन्स Vy का कम होगा सर और Vx का ज्यादा होगा। मीन्स Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d ले लिया जाए, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस d ले लिया जाए तो क्या होता था, फॉर्मूला याद है ना बेटा, E बराबर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। इसलिए डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। मतलब E कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यही हो गया डेल्टा V के बराबर क्या हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा बराबर क्या होता है आपको भी पता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस तरीके से डेल्टा V निकाले। ये सर आपको Vx माइनस Vy कैसे पता चला कि Vx ज्यादा है, इसलिए कि सर एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल तो घटता जाएगा ना, पोटेंशियल तो घटता जाएगा। इसीलिए हम लोग निकाल दिया Vx माइनस Vy। और अगर बहुत बेसिक मेथड से जाना है, आ जाना बेटा, dV बराबर माइनस E डॉट dx माइनस ई डॉट डी एक्स, यही होता है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आपको अगर आपको पता है कि वी एक्स यहाँ लेंगे, यहाँ अगर वी वाई लेंगे, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ y से x जा रहे हैं तो यहाँ y पे, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिस्टेंस 0 और यहाँ पे डिस्टेंस d, मतलब y पे क्या हो गया बेटा d और x पे क्या हो जाएगा 0। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा dv का vx माइनस vy। और यहाँ पे देखो बेटा ड्रामा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब आप D से 0 जा रहे हैं, ध्यान से बेटा, D से 0 जा रहे हैं, मीन्स आप इधर से इधर आ रहे हैं। और कई बार बता चुके हैं, जब उधर से इधर आओगे डॉट में तो सबसे पहले dx के जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस dx करना पड़ेगा। और cos कितना लेना पड़ेगा बेटा, cos 180 लेना पड़ेगा। और लिमिट कहाँ, D से लेकर के 0 तक। अब देखिए आंसर कैसे आएगा, ये माइनस से cos 80 चला गया तो क्या हो गया बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, और अंदर में dx का क्या हो जाएगा बेटा, x dx का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर में माइनस लगा हुआ है बेटा, देखो ये माइनस और cos 80 कट गया, ये माइनस बाहर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट dx का क्या हो गया x और d से लेकर के 0, तो माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 0 माइनस d, और 0 माइनस d क्या हो जाएगा बेटा, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस d। मतलब आंसर क्या हो गया, सिग्मा बाई d बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे मेथड के साथ हो गया है। एक और मेथड से कर सकते हो सर, अगर इंटीग्रेशन हम
कर ले, अगर हम इंटीग्रेशन x से लेकर के y जाए, vx और x से लेकर के y जाए, प्रॉपर तरीके से यहां से यहां इंटीग्रेशन करें, कोई बात नहीं सर, dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, vy माइनस vx हो गया। ये तो एक मेथड हो ही गया बेटा, लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर हमको कुछ नहीं पता है और हमको प्रॉपर तरीके से जाना है, यहां से यहां जाना है, एकदम जाओ बेटा। तो यहां 0 से लेकर के d जब 0 था तो ये x था ना बेटा, देखो vx, और जब ये d हो गया तो ये क्या हो गया, y, मतलब d हो गया तो y, vy माइनस vx, कोई दिक्कत नहीं बेटा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, dr के जगह पे dx कर देंगे और यहां पे क्या कर देंगे, काम कर देंगे बेटा cos 0 डिग्री। क्यों cos 0 डिग्री कर रहे हैं सर, अब 0 से d जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हुआ और 0 से d भी जाना इधर हुआ, तो dx का dx और दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 0 डिग्री। देखोगे बेटा कैसे आंसर आएगा, कितना हो गया, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट dx का x, ये क्या हो गया बेटा, 0 से d, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d, लेकिन ये किसके बराबर आया है, vy माइनस vx के बराबर। अब इसको चेंज करो तो बेटा क्या आ जाएगा, vx माइनस vy के बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d। एक्चुअली में हम ये सारा मेथड उस बच्चे के लिए किए कि कुछ बच्चे डायरेक्टली आकर के कैपेसिटर देखते हैं तो वो भी एटलीस्ट मेथड को समझ जाए, लेकिन जो बच्चे मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू से देख रहे होंगे उनके लिए ये cos 80 cos 0 डिग्री कहाँ से किधर आना है, ये बच्चे का खेल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हम इतना ज़्यादा डिटेल में उस बच्चे के लिए बताया जो स्पेशली कैपेसिटर देखने के लिए आए हैं। तो समझ में आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल दिए, यहाँ पे डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया बेटा, vx माइनस vy बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सारा का सारा कुछ को हम मिटाते हैं बेटा। अब चलिए, तो पोटेंशियल निकाल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दिए बेटा, पोटेंशियल भी निकाल दिए, और अब क्या निकाल देंगे, सी बराबर क्या होता है बेटा, Q डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, Q डिवाइडेड बाई डेल्टा वी का मतलब सिग्मा d, और यहां चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, Q डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डी एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कटा तो आंसर क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट डी, मींस कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट इन एयर क्या हो जाता है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। यही आंसर आ गया बेटा कैपेसिटेंस का। एक कैपेसिटेंस आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यही सी मीडियम में रहता तो सर मीडियम में रहता के टाइप्स ज्यादा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। अगर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट का अगर मीडियम में रहेगा तो सर कुछ नहीं लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन डी, और फिर हमको रिलेशन पता है एप्सिलॉन नॉट बराबर आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हो जाएगा के एप्सिलॉन के जगह पे के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, इसलिए सी ऑफ मीडियम बराबर के सी ऑफ एयर। आई थिंक ये भी फार्मूला क्लियर हो गया। तो देखते जाइए बेटा, सब क्या आ रहा फार्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या डील करेंगे बेटा, अब हम लोग डील करेंगे आगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में। एनर्जी डेंसिटी के बारे में ध्यान से देख लीजिए बेटा, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ सी वी स्क्वायर, या क्या हो जाएगा हाफ क्यू वी, जो भी लिखना है लिखिए। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डी। देखो ना बेटा, ये डी और इसका एरिया ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C बराबर क्या पुट कर दो बेटा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी, और यहां पे क्या हो गया A, यहां पे क्या हो गया D, और ऊपर क्या है V का होल स्क्वायर। A से तो A कट गया बेटा, तो क्या हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और E बराबर आपको पता है ना बेटा V डिवाइडेड बाई डी होता है, मीन्स इसका आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी निकाले हैं बेटा पैरेलल प्लेट के कारण, एनर्जी डेंसिटी निकाले हैं पैरेलल प्लेट के कारण हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। आगे देखिए बेटा, इसका यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट होता है जूल
पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी भी खत्म हो गया बेटा। चलिए अब फोर्स बिटवीन द प्लेट निकालते हैं बेटा। अब निकालते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट। लिखिए फोर्स बिटवीन द प्लेट, जो कि बहुत आसान है। फोर्स बिटवीन द प्लेट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, फोर्स बिटवीन द प्लेट अगर F निकालोगे, मान लेते हैं बेटा ये Q चार्ज था, ये Q चार्ज था, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया होगा? इसके कारण आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया होगा? इसके कारण आया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? वही सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या Q के टर्म में Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पे Q बाई A लिख दिए। तो F बराबर Q, यहां का चार्ज ले लो बेटा, और इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Q के जगह पे माइनस की कोई डायरेक्शन अभी नहीं देख रहे बेटा, 2A एप्सिलॉन नॉट। मींस इसका आंसर आ गया माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस साइन शो कर रहा इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस साइन शो कर रहा कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, रिपल्सिव नहीं होगा। और भी कर सकते थे, देखो बेटा एक और मेथड था। F बराबर यहां का चार्ज ले लो माइनस क्यू, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा? सर वही होगा Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अभी भी देखो तो बेटा माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, या Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके कारण आ गया बेटा? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया बेटा? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। क्या प्रॉपर्टी हो गया बेटा? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से निकाल देंगे। F निकालने का एक और मेथड है बेटा। F बराबर क्या होता है बेटा? माइनस du डिवाइडेड बाई dx, माइनस du डिवाइडेड बाई dx। अच्छा, du डिवाइडेड बाई dx, तो माइनस d बाई dx, और u बराबर क्या? बहुत सारे फॉर्मूला होता है, यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं Q स्क्वायर बाई 2C। क्यों यूज कर रहे हैं सर? हाफ CV स्क्वायर क्यों नहीं यूज किए? अरे बेटा आपको दिखाना था कि इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से बात बराबर होता है। तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, C का क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A, और ऊपर आ जाएगा D, क्योंकि D डिवाइड हो जाएगा। तो x के फॉर्मेट में क्या आ जाएगा सर? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट A, और d के जगह पे क्या आ जाएगा? x। तो देखो तो बेटा कांस्टेंट को बाहर निकालो, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x, क्या हो जाएगा बेटा? dx बाई dx। मीन्स आंसर क्या आ गया? माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। देखो तो बेटा सेम रिजल्ट आया है कि नहीं? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। मीन्स फोर्स चाहे आप इस मेथड से निकालिए या माइनस du डिवाइडेड बाई dx से निकालिए, आंसर सेम हो जाएगा। इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड 5-6 फार्मूला क्लियर हो गया कि सर पहला फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तीसरा कैपेसिटेंस इन एयर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी, कैपेसिटेंस इन किसी मीडियम K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी। उसके बाद फोर्स बिटवीन द प्लेट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इस मेथड से निकालिए, चाहे आप इस मेथड से निकालिए फोर्स वाला। और पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है वो पहले भी बता दिए थे कि ऑलवेज क्या होगा बेटा? हाफ CV स्क्वायर। इस तरीके से आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी और आएगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।